हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए का सोशोलॉजी जो है सेमेस्टर फर्स्ट है, जिसका कोड जो है SOCR 413। यानी इसमें हम आज बुक करेंगे विकास का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो चैप्टर है 9th काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार जो है व्यापीकरण, यानी विश्व व्यापीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो आज हम इसके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ग्लोबलाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो दोस्तों हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट, जिसका कोड आज रहेगा SOCR 413, विकास का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। हम जो आज करेंगे चैप्टर विश्व व्यापारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत जो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया है कि भारत में योजना बंदी की नीतियों में आई तब्दीलियों से स्पष्ट है। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको समझना है। इसमें हम गांधी जी और जो है नेहरू जी का विकास मॉडल के नीतियों की आलोचना भी करेंगे और रॉय मोहन नीतियों का भी व्याख्या करेंगे, और साथ में भारत में आधुनिक विकास की नीतियों का भी जो है खुरजोर यहाँ पर प्रयास करेंगे जानने की। तो ये क्वेश्चन कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि भारत में योजनाबंदी की नीतियों के जो है तब्दीलियों के बारे में हम जानेंगे। यह क्वेश्चन हो सकता है कि नेहरू और जो है गांधी जी की जो है विकास मॉडल की नीतियों के आलोचना सहित व्याख्या करना है, या हो सकता है कि भारत में आधुनिक विकास की नीति और रॉय मोहन नीतियों का व्याख्या। तो कई क्वेश्चन का हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर साफ तौर पे यही रहेगा जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर हम बात यहाँ पर करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की विकास नीतियों का, तो इसमें साफ होता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आर्थिक विकास की समाजवादी ढांचों को प्राप्त करने की नीतियों का निर्माण किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि महात्मा गांधी जी को जो विचार था, वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचारधारा भी उसी प्रकार से था, और वो भी जो है समाजवादी ढांचों को प्राप्त करने की नीतियों का ही अनुसरण कर रहे थे। और उनके अनुसार औद्योगिकरण से इस्पात बनता है। आपको पता है कि कोई भी देश को प्रोग्रेशन के लिए औद्योगिकरण होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और औद्योगिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं, और जिन कारणों से शक्ति पैदा होती है, यानी किसी देश में वो शक्ति पैदा होती है जो दूसरे देशों के समक्ष खड़ा रख सके उसे, और यह आधार होता है जिस तरह निर्माण कार्य आसानी से हो जाता है। देखिए, अगर हमारा देश सशक्त होता है तो इससे हमारे देश का जो है हर तरफ बोलबाला होगा, और ये कैसे होगा? जब हमारा औद्योगिकरण जो है मजबूत होगा। और इसका आपने उदाहरण भी देख लिया होगा कोरोना वायरस में, जब अमेरिका के पास जो है मलेरिया का दवाई नहीं था, तो भारत से उसने कहा, भारत ने थोड़ा विलम्ब कर दिया तो भारत को उसने धमकी भी दी। तो इससे पता लगता है कि औद्योगिकरण कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत में योजना नीति का मुख्य उद्देश्य भारत का औद्योगिकरण करना है। योजना नीति का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो औद्योगिकरण के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें आरंभिक उद्योग का पहला स्थान दिया जाता है। यानी देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टिल इज अ प्रोड्यूस पावर। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोड्यूस स्टिल इट इज़ अ प्रोड्यूस
a power, they are the base. They are the base. Once you have got their base, it is easy to the build. The struggles is governing planning the India is the industrialized, and that mean the basic industries being to given their first place. This is the most important point here. जैसा कि हम जानते ही हैं कि नीति का अर्थ लंबे समय की योजनाओं से होती है। आपने देखा होगा 5 वर्षीय योजना, ये सारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा भी होगा, और इनकी समय अवधि भी निर्धारित होती है। कम से कम ये 5 वर्ष तो रहती है। यानी देखा जाए तो नीति जो बनाई जाती है कई समय के लिए बनाई जाती है, जिसमें देश के साधनों का विकास किया जा सके और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे यत्न किए जाएं ताकि निश्चित देश की प्राप्ति हो सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतियाँ इसलिए बनाई जाती है कि हमारा जो पिछड़ा अर्थव्यवस्था है उसका जो है आगे से आगे बढ़ाया जा सके, विकास किया जा सके। आपने देखा ही होगा कि पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई, पर पहली पंचवर्षीय योजना, तो उसमें जो है कृषि के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया, क्योंकि जनरल सी बात है कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद गरीबियों के ऊपर ध्यान दिया गया, फिर उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो ये योजनाओं का एक अपना एक उद्देश्य होती है, और इसी कारण से कोई देश जो है पावरफुल बनती है। भारत की आज़ादी के बाद देश में बड़े यत्न के जो है सिद्धांत को अपनाया गया, जो कि रोडन द्वारा किया गया था, और इस नीतियों को अपनाना गया जिसमें समय समय तक तब्दीलियाँ भी की गई। यानी देखिए नीति का अनुसरण तो भारत में भी की गई, और देखा जाए तो भारत आज़ादी के बाद देश में बड़े यत्न के सिद्धांत को अपनाया गया, जो कि रोडन द्वारा किया गया। देखिए याद रखना ये बात को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में नीति जो बनाई गई वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी रोडन के द्वारा बनाई गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी बात देखा गया कि ये समय समय पर जो है बदलाव इसमें देखने को मिलता ही रहता है, यानी समय समय पर इसमें बहुत से संशोधन भी होते हैं। उसके पश्चात हमारे यहाँ पॉइंट आता है कि भारतीय योजनाबंदी नीतियों में तब्दीलियाँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय योजनाबंदी नीतियों में तब्दीलियाँ किस प्रकार से हुई है। भारत में पहली 5 वर्षीय योजना की नीति बनाते समय जो है कृषि को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय योजनाबंदी नीतियों में सबसे पहले जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो कृषि को महत्व दिया गया था, क्योंकि भारत में जो है भुखमरी की समस्या पैदा हो रखी थी, ताकि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। क्योंकि जनरल सी बात है, सरकार की पहली प्राथमिकता यही रहती है कि भारत में जो कहते हैं भूखमरी की समस्या है उससे निपटा जाए, और ये तभी हो सकता था जब हम कृषि पे जो है आगे बढ़ाएं। और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की आवश्यकता थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसके साथ उद्योग के विकास के लिए बड़े पैमानों पर आधार बनाने का निश्चय भी किया गया, जिससे लंबे समय में बड़े बड़े पैमानों के उद्योग स्थापित हो सके। और इसमें जो है देश में देखा जाए तो कृषि पे ध्यान दिया गया, और कृषि के लिए जो है उद्योगों का भी निर्माण किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए भारत में पहली नीति में मुख्य तौर पर निम्नलिखित उद्देश्य थे। देखिए भारत में जो पहली पंचवर्षीय नीति बनाई गई थी उसका क्या उद्देश्य था। देखा जाए तो पहली बात तो यही थी कि लंबे समय के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करना। जनरल सी बात आपने भी जानते ही होंगे, अगर किसी भी कहते हैं इमारत की अगर नींव मजबूत होती है तो उसका इमारत कई सालों तक टिकी रहती है। तो इसलिए ये सबसे लंबा बात यही दी गई कि विकास की जो नींव रखी जाए वो काफ़ी मजबूत रहे, और खेतीबाड़ी और उद्योग का विकास हो सके। क्योंकि जब नींव अच्छी रखी जाएगी तो जनरल सी बात है विकास भी अच्छा से अच्छा होगा। इसलिए देश में जो है बहुमुखी योजना का निर्माण किया गया। यानी देखा जाए तो सिर्फ एक योजना के हम पीछे नहीं दौड़ रहे थे, कई योजनाएं यानी कई बहुमुखी योजनाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया, जो कि काफ़ी दूरदर्शिता थी। योजना की नीति में बड़े पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिए यत्न भी किया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि योजना की नीतियों में बड़े पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए, और देश में पूंजी पदार्थों, मशीनों और औजारों के निर्माण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अगर देखिए अगर औद्योगिक क्रांति लाते हैं चाहे कृषि क्रांति लाते हैं, यानी देखा जाए
तो इसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही आता है कि यहाँ देश में पूंजी पदार्थ, मशीनों और औजारों का जो है उपयोग किया जाए, क्योंकि इसी से जो है हमारा समय भी बचता है और हम हरित क्रांति को भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। जैसे उपयोगी वस्तुएं स्वयं विकसित हो जाती है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है कि कोई चीज़ का अगर उत्पादन होता है तो वो नष्ट हो जाती है। कारण क्या होता है कि हमारे पास जो है मशीनों की कमी, और आपको तो पता है कि मौसम, बेरोजगार जो है, मौसम की जो बेरुखी होती है वो सदैव चलती रहती है। तो इसलिए जो है हमारे पास मशीनों का और उपकरणों का होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा मॉडल आता है महालैनोविस मॉडल। यानी देखा जाए तो महालैनोविस मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं भारत में विकास की नीतियों का निर्माण प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया। जैसे हमने आपको बताया भी था कि भारत में जो है विकास नीति का निर्माण प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया। इसलिए महालनोबिस ने दूसरे योजना में रूस के तजुर्बों को ध्यान में रखकर नीति का निर्माण किया। यानी देखा जाए जो भारत में हमारा योजना बनाई गई वो सारे के सारे रूस को देखते हुए बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने के उद्योग विकसित हो सके। और इनका पहला उद्देश्य यही था कि उद्योगों की जो है हम विकास कर सकें। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि औद्योगिकरण का भाव बड़े पैमाने के उद्योग को विकसित करना होता है। जनरल सी बात है कि जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी और इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है वस्तुओं का उपलब्ध करवाना बहुत दुष्कर्म कार्य था, और ये तब हो सकता था जब भारत औद्योगिकरण के लिए अग्रसर हो। और यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर ज़रूरतों को पूरा करना है तो हमें औद्योगिकरण को भी अपनाना है। और उनको शब्दों में यदि हम औद्योगिकरण करते हैं तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बड़े पैमाने के उद्योग के विकास किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था महालनोबिस मॉडल के अंतर्गत। यदि हम यहाँ पर आगे प्रोफेसर महालनोबिस की विचारधारा की बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इफ़ वी आर टू बी इंडस्ट्रियलाइज इट इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस दैट वी मस्ट हैव द हैवी इंडस्ट्री विच बिल्ड अ मशीन्स। यानी देखा जाए तो उन्होंने वकालत मशीन की कि बिल्ड किया जा सकती है। उन्होंने साफ शब्दों में यही बात कहा, चाहे कुछ लोग बड़े पैमानों के उद्योग के हक में नहीं है, परंतु बड़े पैमानों को उद्योग जो है निम्नलिखित कारणों के कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जनरल सी बात है, औद्योगिकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है कि अगर समाज को सही रूल रेगुलेशन के साथ आगे ले जाया जाए तो इसके लिए औद्योगिकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हीं के पॉइंट को आगे ध्यान में हम रखते हुए आगे चले तो कहते हैं बर्तानवी राज्य दौरान भारत के खेती प्रधान देश बनाया गया। आपको पता ही होगा कि भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, और ये बर्तानवी राज्य के दौरान भी ऐसा ही था। इसलिए भारत में न सिर्फ खेती बाड़ी ही पिछड़ी हुई हालत में थी बल्कि उद्योग भी विकसित नहीं हुए थे। क्योंकि देखा जाए कि अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार भारत को छोड़ा उस समय खेती बाड़ी इतनी विकसित नहीं थी, बिल्कुल पिछड़ी हालत में थी। और देखा जाए तो भारत का उस समय जो है उद्योग भी पिछड़ापन का शिकार हो रखा था। अगर भारत खेती बाड़ी में बढ़ रही जनसंख्या के दबाव के कारण उत्पादन शक्ति तेज़ी से कम रही, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे औजार का निर्माण महत्वपूर्ण था जिनमें खेती बाड़ी विकसित हो सके। अब देखिए, कोई चीज़ का अगर आगे हम देखना चाहते हैं विकास होते हुए तो जनरल सी बात है उसको जो है औद्योगिकरण से जोड़ना ज़रूरी है, और उसके लिए मशीनों का बहुत उपयोग करना ज़रूरी है। अगर हम चाहे वो डॉक्टरी फील्ड में देखें, चाहे हम कृषि क्षेत्र में देखें, चाहे इंडस्ट्री क्षेत्र में देखें, अगर आपके पास आधुनिक मशीनों हैं तो जनरल सी बात है हमारा देश जो औद्योगिकरण की उस चरम सीमा पे पहुंच सकता है जहां पर हमने सपना देखा था। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि बड़े पैमाने के उद्योग सिर्फ खेती बाड़ी के विकास के लिए ही ज़रूरी नहीं थे। जैसे मैंने बताया भी कि खेती बाड़ी को विकास करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको चौतरफा विकास करने की ज़रूरत है, हर क्षेत्र को विकास करने की ज़रूरत है। बल्कि इनका विकास बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण था। और मान लीजिए खेती बाड़ी आप करके जो है औद्योगिक क्रांति को प्राप्त कर जाते हो, लेकिन अगर खेती बाड़ी से उत्पन्न चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल और ढंग से नहीं रखे, संरक्षित नहीं किए, तो जनरल सी बात है कि वो हमारे लिए जो है बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि देश में बेरोजगारी की समस्या भी पैदा करने के लिए अग्रसर हो सकता है।
तो ये दोनों बात महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। कहते हैं उद्योगों के विकास होने संबंधी उद्योग स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। उद्योग के विकास होने से संबंधित उद्योग स्वयं ही विकसित हो जाते हैं, इसलिए उद्योग का विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है ताकि आवाजाही, संचार और बैंक प्रणाली आदि विकसित हो सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चीज़ों के लिए। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें तो कहते हैं मजदूरों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिए ये ज़रूरी था कि बड़े पैमाने के उद्योग विकसित हो सका। तो हो सकने की बात देखा जाए तो विकसित होना जरूरी रहता है। प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा दी गई नीति और आलोचना प्रोफेसर वकील और ब्रह्मानंद ने इस बात को अलग ही व्याख्या किया। चलिए देखते हैं उनके द्वारा क्या व्याख्या की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा दी गई नीतियों का आलोचना जो था प्रोफेसर वकील और ब्रह्मानंद ने साफ शब्दों में किया। उनके द्वारा अपनी पुस्तक जो थी प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, क्योंकि आप एमए कर रहे हो तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने किताबों की बनाई है, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो आपको उनकी गलतियों को नोट करना है, तभी जाके अगर आगे आप पीएचडी भी करते हो तो वहाँ बहुत काम आ सकता है। कि जनरल सी बात है, आपको किसी एक को मॉनिटर बनाना है और उसको आगे लेके अपनी पीएचडी करनी है। तो एमए यहाँ से शुरुआत एमए से ही होता है। अगर एमए में अगर आप ढंग से पढ़ते हो और हर एक शब्द के बारे में जानते हो तो जनरल सी बात है आपके लिए पीएचडी भी बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी किया गया कि प्रोफेसर महालनोबिस के द्वारा जो बात कही गई उसको दो प्रोफेसरों ने उसको आलोचना किया, जिसमें प्रोफेसर वकील और दूसरा जो थे ब्रह्मानंद थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक्स में इस बात की आलोचना की। दूसरी योजना की नीतियों का आलोचना वीआर ने सिन्यास ने द्वारा की गई है और अन्य शास्त्रियों के द्वारा अनुसार भारत में खेती बाड़ी न सिर्फ पिछड़ी हुई है बल्कि खेती क्षेत्र में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए ऐसी नीतियों की ज़रूरत थी जो बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार के मौके प्रदान कर सकी, इसलिए पुण्य रोजगार प्राप्त किया जा सके, ये भी विचारधारा थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसी नीतियों की ज़रूरत थी जो बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार के मौका प्रदान कर सके, इसलिए पूर्व रोजगार प्राप्त किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि जो देश पिछड़ी हुई होती है उनके लिए महत्वपूर्ण बात रहता है। आगे देखा जाए तो प्रोफेसर बी.वी. भट्ट ने भी भारत की नीति संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा कि शुरू में चाहे निर्यात की सुविधाएं कम होती थी, जब हम मशीन का निर्माण करते हैं तो लंबे समय के लिए यह लाभदायक सिद्ध होती है। जनरल सी बात है, ये लाभदायक सिद्ध रहेगी, इसलिए नीतियों में पूंजी पदार्थ का विकास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात थी। और इसी तरह I.G. पटेल ने भी विकासवाद योजना की नीति संबंधी अपनी विचार प्रकट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि भारत की योजना में निर्यात पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जितना निर्यात कीजिएगा उतना अपना देश काफ़ी आगे बढ़ेगा, परंतु भारत जैसे देश को आत्मनिर्भरता की ज़रूरत थी। इसी तरह भारत में योजनाबंदी की विकासवादी नीतियों संबंधी 5% विकास दर प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया, जैसे पूर्ण रोजगार प्राप्त करना नहीं था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर महालनोबिस ने इस शब्दों को बताया। तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम देखें विश्व व्यापारीकरण के यानी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। आगे दोस्तों हमारा है नेहरू मॉडल। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। हम नेहरू मॉडल में मिलेंगे, नेहरू जी की बातों का अनुसरण करेंगे, उन्होंने इस पर क्या विचारधारा अपनी रखी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, ठीक है, अगर आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है। 8th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो सोचना नहीं है, विचार ना करना है, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।